तो अब तक हमने सीखा चार्ज का सतत वितरण और साथ ही साथ गॉस लॉ भी हमने सीखा। गॉस लॉ को प्रूव भी हमने करा। आज हम जानेंगे गॉस लॉ के अनुप्रयोग, यानी कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज कहाँ करा जाएगा ये हम जानेंगे। तो पिछले टॉपिक में जब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उस विद्युत क्षेत्र के वीडियो में हमने किसी चार्ज से कुछ दूरी पर स्थित r दूरी पर स्थित उस चार्ज द्वारा कितनी इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा उस दिए हुए पॉइंट पर, ये हमने जाना। फिर हमने डायपोल के द्वारा जाना कि डायपोल के द्वारा उसके एक्सिस पर कितना किसी दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर उसके बाद हमने जाना एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सारा चीज़ हमने जाना। तो कुल मिला जुला के हमने अब तक ये जान लिया हुआ है कि किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा उस चार्ज पार्टिकल से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। पहले इंटेंसिटी ही लिखा जाता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्योंकि जो दूर हम बढ़ते जाते हैं तीव्रता कम होती जाती है। लेकिन अभी यूज किया जाता है विद्युत क्षेत्र केवल, तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन आज हम गॉस लॉ को पढ़ लेने के बाद आज हम जिस विषय पर या जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है अनंत लंबाई का अगर एक समान आवेश से सीधा तार हो तो उसके कारण उस तार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। आज हम ये फाइंड आउट करेंगे। अभी इसमें गॉस लॉ का अनुप्रयोग क्यों किया जा रहा है या गॉस लॉ को क्यों यूज किया जा रहा है, इसका कारण ये है कि अभी अनंत लंबाई का हम कोई तार ले रहे हैं और उस पर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक समान रूप से चार्ज है। तो अगर हम उस पूरे सिस्टम के अगर चार्ज को ऐड करें तो चूँकि तार अनंत लंबाई का है तो तार पे चार्ज भी अनंत होगा, फिर अनंत का कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसमें गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं और गॉस लॉ को यूज करके और हम जो है उस तार के द्वारा या उस चार्ज वायर के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है किसी पॉइंट पर उस तार से, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले हम एक चार्ज वायर ले लेंगे और ये मान लीजिए चार्ज वायर अनंत लंबाई का है, मैंने इन्फिनिटली लेंथ इसका इन्फिनिट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक समान ये आवेशित है। अभी इधर ये अनंत दूरी तक है, दोनों तरफ अनंत दूरी तक इसका विस्तार है। तो इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। अब यहाँ गॉसियन पृष्ठ होगा क्या, तो गॉसियन पृष्ठ एक इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के चारों ओर एक बेलन ले लिया है, जिस बेलन की ऊंचाई कह लीजिए L है। अब यहाँ ऊंचाई H इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ये इसके अंदर जो वायर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक उसको हम मान के चल रहे हैं, मतलब उसका लेंथ लेना है, इसलिए हमने इसकी ऊंचाई को H ना मान करके L माना हुआ है। और मान लीजिए कि इसकी जो त्रिज्या है वो है R, इसका रेडियस R है, इसका हाइट L है इस बेलन का। अभी ये बेलन इस वायर के लिए या इस चार्ज वायर के लिए गॉसियन पृष्ठ का काम कर रहा है। कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि गॉसियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, लेकिन बेलन तो दोनों ओर से खुला हुआ है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसे हो गया। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ इस तरह से हुआ कि इधर से होके जो गुजरने वाला और इधर से होके गुजरने वाला जो उसका जो सम होगा वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की वजह से जब इधर से कोई फील्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम ये कह सकते हैं, या फिर इसका सम अगर जीरो है तो जब इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके जा ही नहीं रहा है और जा रहा है केवल बस मान लीजिए बेलन है और ये वायर है, इसके अंदर ये वायर डाला गया ऐसे करके, है ना। तो इधर से और इधर से फ्लक्स हो जाएगा जीरो, नेट फ्लक्स जीरो होगा। अब केवल फ्लक्स इससे होके गुजरेगा, ऐसे ये वायर है और इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर के इससे होके ऐसे गुजरेंगे, ठीक है। तो केवल हम इसका कैलकुलेशन करेंगे जो कि बंद है, आप देख रहे हैं ये खुला है तो इससे होके कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, या इसका नेट फ्लक्स कह लीजिए जीरो है। तो जीरो है तो ये मैथमेटिकली एक बंद गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा। हालांकि दिखने में ऐसा नहीं है, इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है ना, लेकिन चूंकि फ्लक्स इससे होकर नहीं गुजर रहा है या इससे फ्लक्स होकर गुजरने वाले दोनों तरफ के फ्लक्सों का जो सम होगा वो शून्य होगा, जिसकी वजह से इसको बंद मानेंगे, क्योंकि ये तो बंद है और जिधर से खुला है उधर से कोई फ्लक्स होकर गुजर ही नहीं रहा मैथमेटिकली, तो हम इसको बंद गॉसियन पृष्ठ मान के चलेंगे। तो ये हो गया बंद गॉसियन पृष्ठ और इसको लिख भी लेंगे कि हमने कैलकुलेशन में ये क्यों नहीं लिया हुआ है। मान लीजिए कि ऐसे R दूरी पर यानी रेडियस के बराबर दूरी पर, अर्थात कह लीजिए कि इस काल्पनिक जो बेलन है, जो बंद गॉसियन पृष्ठ हम उसको क्लोज गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, उस सरफेस पर कहीं कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, वेक्टर E है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है।
अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं इस पर। इस फैक्ट को लिखेंगे कैसे कि इधर और इधर से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का जो नेट है वो शून्य है। ऐसा इसलिए इसको लिखने के लिए लिखेंगे सिंस द फील्ड एवरीवेयर रेडियल जो फील्ड है फ्लक्स, उसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये दोनों तरफ के टू एंड्स, दोनों सिरों के जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के जो फ्लक्स होंगे इज जीरो, वो जीरो होगा। और जीरो होगा तो फिर बाकी जो सरफेस इसका है जिसको कर्व सरफेस बोलते हैं, कर्व सरफेस से होकर गुजरने वाले जो फ्लक्स हैं हम उन्हीं की केवल गणना करेंगे, है ना। तो इसलिए लिखेंगे हम कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू the curved cylindrical मतलब इसमें हमें ये लिखना है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा? बेलन के कर्व वाले हिस्से से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होगा, क्योंकि इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स जीरो है, इसलिए ऐसा लिख लेंगे। अब इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स मतलब कर्व वाले हिस्से से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स का जो डेफिनेशन है या फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस लिख सकते हैं या एस लिख सकते हैं, सरफेस, ठीक है। तो फील्ड तो हमने मान लिया हुआ है कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मान लिया हुआ है। यहाँ अभी हम स्केलर ही यूज करेंगे इनटू जो सिलेंड्रिकल का या इस सिलेंडर का जो कर्व पार्ट ऑफ सरफेस है, यानी कि जो उसका वक्र पृष्ठ है, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ आप ये जानते हैं 2πr(h) होता है, 2πr(h), जहाँ h ऊंचाई है, r रेडियस है, 2πr उनके साथ कांस्टेंट के रूप में होते हैं। तो हम लिखेंगे 2πrl, यहाँ h ना लिख के l लिखेंगे क्योंकि इस सिलेंडर की हाइट कितने हमने मानी है? l मानी है ना, तो इसलिए यहाँ l दे देंगे, रेडियस चूँकि यहाँ भी r है तो r ही देंगे, है ना। ये कैलकुलेट हमने कर लिया फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, और वो फ्लक्स उस फ्लक्स के बराबर होगा जो इस बेलन के कर्व सरफेस से यानी कि वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा होती है, उस मात्रा के बराबर होगा। तो ऐसा हम लिख लेंगे। अभी चार्ज बाई लेंथ, हमने पिछले वीडियो में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये फाइंड आउट करा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी किसी वायर पे चार्ज डेंसिटी कितना होगा वो डिटरमाइन करता है उस हिस्से का, जितने हिस्से का वो वायर ले रहे हैं उस हिस्से पर टोटल चार्ज, और बाई उस छोटे हिस्से की लंबाई, उस छोटे हिस्से पर चार्ज और छोटे हिस्से की लंबाई। अब चूंकि चार्ज यहाँ छोटे हिस्से की मान लेंगे डेल्टा क्यू है ना, इतने हिस्से की, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है ये, तो चार्ज तो इन्फिनिट होना चाहिए इस पर टोटल चार्ज अगर ऐड कर दें तो हम उस छोटे से हिस्से छोटे से हिस्से एल की लंबाई, एल लंबाई में जितने चार्ज होंगे हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम डेल्टा एल ना लेकर के एल लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो लंबाई डिटरमाइन किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है वो एल है, इसलिए यहाँ एल लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, इतने लेंथ में जितना चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हो गया, तो ये चार्ज हो गया। आगे हम थ्रू गॉसियन सरफेस, अगर मान लीजिए कि ये फाई है तो फाई का गॉसाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, हमने प्रूव किया गॉस लॉ में, तो गॉस लॉ में हमने प्रूव किया हुआ है। अब चूंकि यहाँ चार्ज हमारा डेल्टा क्यू है तो हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पार्ट को, इस इक्वेशन के इस पार्ट को हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1। तो इस पार्ट को हमने ऐसा लिख लिया। अब इज इक्वल दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, या फिर इस इक्वेशन का जो राइट हैंड है वो है ई इंटू 2πrl है। अभी यहाँ हमने एक इक्वेशन प्राप्त किया है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, जिसमें हमने डेल्टा क्यू का चार्ज डेंसिटी और उसके दिए गए लेंथ से हमने रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है। तो हम यहाँ क्यू को रिप्लेस कर देंगे लेमडा एल से, तो यहाँ लिख देंगे लेमडा एल
बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल ई इंटू 2πr_l। यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हमने इसमें इक्वेशन 2 की सहायता से या इक्वेशन 2 के हेल्प से हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है लैम्डा एल से, लैम्डा इंटू एल से। अभी आप यहाँ देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड है, वो इससे रिलेटेड है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए दोनों एल जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और जब कैंसिल होंगे तो हमें मिलेगा क्या है ना, वो वेलन तो हमने सहायता के लिए लिया हुआ है कि हम प्रूव कर सकें। तो हमें केवल ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट लॉन्ग स्टेट वायर, है ना। मतलब अनंत लंबाई के तार के द्वारा जो एक समान चार्ज है उसके द्वारा उससे r दूरी पर स्थित किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और इसमें आप देख रहे होंगे कि कहीं भी लेंथ का जिक्र नहीं है, लेंथ अनंत रहे चाहे बहुत छोटा रहे, तो हमने लेंथ को इसमें इग्नोर कर दिया हुआ है। और यहाँ है भी नहीं, ये डिपेंड भी नहीं करता कहीं एल पे। तो अब हमारी वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि इन्फिनिट अगर वायर हो तो सारे चार्ज ऐड करेंगे उस पूरे सिस्टम के तो इन्फिनिट चार्ज हो जाएगा, तो इन्फिनिट चार्ज होने का खतरा भी टल गया। और यहाँ कहीं चार्ज भी नहीं यूज हो रहा है, वैसे इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। जब आप लैम्डा फाइंड आउट करेंगे तो उसमें चार्ज यूज होगा एक खास हिस्से का, है ना, और खास हिस्से का लेंथ भी ये लिया जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कहीं भी लेंथ या कहीं भी चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको ये पता है और वो तो कोई भी छोटा सा लेंथ लेके और उसमें जितने चार्ज होंगे चार्ज से लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो हमें लैम्डा प्राप्त हो जाएगा। अब होता रहे इन्फिनिट लंबाई का कोई भी तार होता रहे, उससे हमें क्या लेना देना है। तो हमने किस तरह से गॉस लॉ को फॉलो करके, गॉस लॉ को यूज करके हमने किस तरह से एक इन्फिनिट वायर के लिए क्या फाइंड आउट कर लिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ऐसे दो और एप्लीकेशन हैं जिसमें जितने भी मतलब जो निश्चित प्रकार के जो शेप ज्योमेट्रिकल शेप वाले जो भी स्ट्रक्चर, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप वाले जो भी वस्तुएं पाई जा सकती हैं उनको 3 में ही बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये रॉड के लिए हो गया तो कोई भी रॉड लेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो वो अगर इसका एरिया इन्फिनिट है तो इन्फिनिट एरिया के लिए फाइंड आउट करेंगे, दूसरा टॉपिक होगा, इसके बाद का टॉपिक होगा। और तीसरा कि कोई स्फेरिकल शेप वाला कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ, उसके स्फीयर में उसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा अगर इसके बाहर एक और सेल समझा जाए कुछ दूरी पर, इस सेल के द्वारा कुछ दूरी पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो भी हमने, यानी हमने पहले लेंथ ले लिया, फिर उसके बाद से मतलब कोई स्ट्रक्चर विच हैज ओनली लेंथ, है ना, टाइप रॉड ऐसा हो, उसके लिए हमने अभी कर लिया। अभी उसके बाद हम करेंगे कि कोई एक सीट है, पेपर सीट है या कोई एक सीट है वो चार्ज्ड सीट है, तो उसके द्वारा, और वो भी इन्फिनिट है, तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके किसी एक्सिस पे, ऐसे करके। और उसके बाद से आगे हम जो है स्फेरिकल पे भी कर लेंगे। तो अभी बाकी 2 पे चर्चा कोशिश करेंगे कि दोनों को एक ही वीडियो में किया जाए। लेकिन आज के वीडियो में हमने अनंत लंबाई के तार के लिए, ये अनंत लंबाई के तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, खास करके गॉस लॉ का एप्लीकेशन, क्योंकि कितना शानदार एप्लीकेशन है ना। आपने देखा कितना शानदार ढंग से गॉस लॉ को यूज करके यहाँ वायर इन्फिनिट था। आपने देखा होगा सुपर पोजिशन में जब हम लोग कई चार्ज ले रहे थे तो उसमें जो है सारे चार्ज को किस तरह से ऐड कर रहे थे। अब यहाँ सारे चार्ज को इस सिस्टम के ऐड करने लग जाते तो ये वायर इन्फिनिट है तो चार्ज भी इन्फिनिट हो जाता, फिर कैलकुलेशन कहाँ से हो पाता। लेकिन उस सबको इस फॉर्मूले में इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर करने का मतलब ये कि मैथमेटिकली इग्नोर किया गया, जानबूझ के इग्नोर नहीं किया गया है। मैथमेटिकली ये दिखाया गया कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इन्फिनिट हो, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पूरे सिस्टम में इन्फिनिट चार्ज है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे वायर के चारों तरफ कोई भी, हम कितना भी दूरी पर एक कोई पॉइंट लेंगे और उस पर हम चाहें तो इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।